मास्को तारो जी में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं पायल भियाना। आज मैं बातचीत करने लगी हूँ कुशल मेहरा जी से। इनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं कराने वाली, आप लोग सब देखते हैं इनकी क्या क्या इनकी करामतें हैं और क्या क्या ये करते हैं, क्या बोलते हैं। और ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये और अभिजीत कुछ भी बोल सकते हैं, बट देर आर राइट टुगेदर। एंड सो इज योर फ्रेंड श्याम। You guys are like too much. Your podcasts are amazing and everything. So आज हम इनसे बात करेंगे, और एक तो हम बात करेंगे इन खालिस्तान के बारे में कि ये कब बना रहे हैं कनाडा में खालिस्तान। और दूसरा हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, जो ये आजकल इतना बोल रहे हैं, इतनी फ्रीडम ले रहे हैं उस बात की कि ही इज आफ्टर एवरीबॉडीज लाइफ। हर चीज को कंपेयर करते हैं, फिर बट भी लिख कर अपनी बात कह देते हैं। सो हाय कुशल। क्या हाल है सब। मतलब वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीरें बदल गई। देश 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 की वैसे ही पूरी और कोई देश में काम नहीं है अभी हमारे। बस हम आजकल कॉमेडियंस के घटिया जोक्स को डाइसेक्ट और वो भी एनालाइज कर रहे डिस्कस हैं। करेंगे, हाँ, वो मार धाड़ और ये सब तो चलता रहेगा। तो पहले तो हम हम्म। बात करेंगे कि आप कनाडा में खालिस्तान कब बना रहे हैं। तो आपने क्या प्लान्स हैं आपके? किधर भी नहीं बनने वाला खालिस्तान, ना कनाडा में बनेगा ना भारत में बनेगा, किधर भी बनने नहीं वाला है खालिस्तान। ये कुछ वेले पोतों के ड्रीम है जो अच्छे अच्छे ड्रीम्स रखते हैं। उनको वो ड्रीम्स रखने तो देखो, ड्रीम्स के पैसे नहीं लगते, तो लोगों को जो चीज़ मुफ्त में होती है ना वो वैसे ही इंडियंस को बहुत अच्छी लगती है। दे आर वेरी कॉस्ट सेंसिटिव पीपल, सो देयर ड्रीम्स आर ऑल्सो फॉर फ्री, सो दे हैव सच वियर्ड ड्रीम्स। एज फार एज द एक्चुअल रियलिटी ऑफ अ खालिस्तान is concerned, neither is it going to happen in Canada, neither it's going to happen in India. Is हम्म। because it is such a vague concept, right? That for it to become a reality, it needs some level of basis and intellectual grounding. उस कॉन्सेप्ट में कोई इंटेलेक्चुअल ग्राउंडिंग है नहीं। खालिस्तान का जो मैप है, पहली बात, देर इज नो वन स्टैंडर्ड मैप ऑफ खालिस्तान। खालिस्तान के मैप्स भिन्न भिन्न प्रकार के आपको मैप्स मिलेंगे, शेयर्ड बाय खालिस्तानीज। कुछ महाराष्ट्र को भी ले लेते हैं, कुछ महाराष्ट्र को छोड़ देते हैं। एक ही कॉमन फैक्टर है सारे खालिस्तानी मैप्स में, वो है कोई भी पाकिस्तान का पंजाब नहीं चाहता उसमें। ओह, कोई नहीं। वो करतारपुर उसके भी नहीं ऑब्वियस चाहते, हाँ। रीजंस है। ना ना ना, उसके ऑब्वियस रीजंस है, क्योंकि भाई इट इज़ अ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट। सो पाकिस्तानी बोलते हो साढ़े नाल भी करता, तो वो तो नहीं होने देंगे ना वो लोग। वो नहीं तो वो बोलते नहीं सर जी, ऐदा नहीं करना असी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं करते। तो वो उन्होंने वो पाकिस्तान को छोड़ दिया है, बाकी ठीक है। देर इज नॉट गोइंग टू, देर इज नो इंटेलेक्चुअल बैकिंग फॉर खालिस्तान, देर इज नो स्टेट बैकिंग फॉर खालिस्तान। Yes, Canadian and American authorities, especially left-wing authorities, use that as a ये अपना क्या बोलते हैं, bargaining tool with people, and that's fine. Like bargaining That's tool. how politics works, yeah. Yeah, and we should take it in our stride. I think we should not be overly sensitive about these things, and we should use whatever tools we have in our arsenal when it comes to Canada and America. Yeah, That's all. this I wanted to talk to you about this gentleman, this Dane Waters. He is a political director of HSLF. That is, for my audience, I'm telling you, like it's a human society legislative fund. एंड इसमें ये क्या करते हैं, ये एक्टिविस्ट को ट्रेन करते हैं और पॉलिटिकली ट्रेन करते हैं, एंड दे देन सेंड दीज एक्टिविस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये अपने प्रोजेक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्टिविज्म करते हैं। सो इनका हम्म। जो है, ये जब 23rd को ये रेफरेंडम पास किया खालिस्तानियों ने, तो ये डेन वाटर्स को क्यों लेके आते हैं? गोरा है, हम लोगों का अभी तक कॉलोनाइज माइंड है, गोरे से इम्प्रेस्ड है, गोरे को आगे खड़ा करेंगे तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। ये क्यों लाते हैं इसको, डेन वोटर्स को? Well, obviously, it is strategic investments. Everybody does strategic investments. India also does it. When India wants to make it up, make certain points from their perspective, they also find a white man to make their point. It is not just the Khalistanis who do it. Everybody who is brown and who has been under the British colonial enterprise, they all do it. It's not just a Khalistani trait; it's an Indian trait also. आपको अगर इंडिया को अपने पॉइंट्स देने हैं तो आपको प्रो इंडिया गोरे भी मिलते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे डिस्कोर्स की। एंड वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन वाइट मैन वैलिडेशन इवन नाउ। वी आर स्लोली गेटिंग ओवर इट एज इंडिया कीप्स गेटिंग रिचर एंड मोर militarily powerful. For the record, there is no such thing as soft power, there is only hard power, and soft power is a second order effect of hard power. So when you attain hard power, right, all these other things happen. For example, I always give the analogy of cricket. क्रिकेट में अभी आप, इंडिया इतना पावरफुल हो गया है ना कि अभी आप देखो,
Do you need white man's validation for anything India wants to do in cricket? No. वी डिक्टेट वो आवर ओन सारे आते हैं, टर्म्स। हमारे पास आते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम किधर नहीं जाते अभी। वी तो ये डिक्टेट आवर ओन डिपेंड करता टर्म्स, है। हाँ। हाँ तो भाई, हम बोलते हैं यहाँ पे नहीं खेलना, नहीं खेलते। वो सारे फिर "ओए, कड़ी निंदा करता हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है आईपीएल मत आ खेलने"। नहीं नहीं, ऐसे चीटिंग करता है तुम, आईपीएल तो खेलेगा ना अब। तो ये इट्स ऑल नेगोशिएटिंग tools, and we should not be, what we should be interested in is why are we not interested in becoming more powerful, becoming richer, becoming more relevant. That should be the discussion. The problem in India is we should not be worried about these things, we should be worried about other things. अच्छा, कुशल, आपको लगता है कि ये डेन वाटर्स है, या ये जो खालिस्तान का ये जो रेफरेंडम भी इन्होंने पास किया, इनको सब करने भी देते हैं, कनाडा में, यूएस में ये सब करने देते हैं, यूके में भी बहुत कुछ हो रहा है, ये यू थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ डीप स्टेट? I don't see, I'm a deep state skeptic, unlike others. I don't believe human beings are that capable. You can't say politicians are full of rubbish and then say there is deep state at the same time. Human beings are fallible. Yes, they try to do some things, they do those things, but I don't believe that deep state can control human beings beyond a point. Human beings are too diverse and too variable. ओके, अब हम बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की। अकॉर्डिंग टू यू, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए पूरी एब्सोल्यूट, चाहे उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और उसको कोई भी कर्ब नहीं कर सकता, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, मार धाड़ करो, कुछ भी करो, पर मतलब गन बोलो, कुछ भी बोलो, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेप्शंस फ्री स्पीच में क्या होते हैं, देर आर वेरी क्लियर philosophical rules, and also there are very clear legally defined boundaries, and I think America is the gold standard for free speech. फ्री स्पीच सबसे पहले एट अ कंसेप्चुअल लेवल इसके लिए नहीं होता जो मुझे सुनना है। फ्री स्पीच एक्चुअली उसके लिए होती है जो मुझे नहीं सुनना है उसके लिए होती है फ्री स्पीच। जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते सुनने को, उसके लिए फ्री स्पीच होती है। हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ लॉजिक। बोलते हैं जो मुझे सुनना है बस उसी के लिए अधिकार दो तुझे। अबे साला, वो तो सबसे आसान है, जो नहीं सुनना है उसके लिए होता है। अब उसमें जो एक्सेप्शंस ड्रॉ होती है कि जैसे आपने एक डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस दी कि ये बंदे का नाम है, ये इसका एड्रेस है, यहाँ पे जाओ और उसे मार डालो, ये अलाउड नहीं होता। दूसरा, आप न्यूक्लियर कोड्स नहीं दे सकते क्योंकि उसको यूज करके कोई भी आदमी किसी को कर सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन होती है। और तीसरी होती है डेफेमेशन की ऑप्शन। आप किसी को डिफेम कर सकते हो, आप किसी के बारे में झूठ बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो, सब कर दो, मगर देन दे हैव द राइट टू ऑल्सो sue you for defamation. ये तीन exceptions होती हैं which are very well known across the world, and other than that मेरे हिसाब से कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अमेरिका और बहुत सारे देश, अमेरिका खास तौर पे में ये नॉर्म है। और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची तो मेरे को एक बात बताओ, ये इतना मतलब अभी ये इतनी कमजोर आर्ग्यूमेंट है भावनाओं को ठेस पहुंचना। अब मैं जब कई बार लोगों की आर्ग्यूमेंट सुनता हूँ, मेरी भी भावनाओं को तो ठेस पहुंचती ही होगी। तो क्या उसके लिए लोगों को जेल में डाल दूं क्या मैं, या उसके लिए जाके उनके होटल तोड़ दूं, या मैं उसके लिए जाके उनका सर फोड़ दूं? क्या मतलब ये और मतलब तुम्हारी भावनाएं भावनाएं, हमारी भावनाएं नहीं भावनाएं, ये किस किस्म की है? ये भावनाओं की भी हायरार्की है, मतलब अभी हम हायरार्की डिसाइड करेंगे कि ये भावनाएं हैं, ये भावनाएं नहीं है, ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। ये मतलब ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग बेवकूफ़ हो चुके हैं, लोग पागल हो चुके हैं। और ये क्लासिक बीमारी है। ये एक जो प्री इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज की ये बीमारी है। इसका कुछ कर नहीं सकते, ये हमें इसमें से जाना पड़ेगा। पर बहुत सारे लोग शहीद होंगे। कुशल, आपको नहीं लगता कि मोर देन आम आदमी, मोर देन कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन, आप पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव एंड दे हैव गॉट वेरी फ्रेजाइल ईगोज? यस, दे डू। एक मिनट में रिएक्शन, मे बी इज इट बिकॉज पॉलिटिक्स आजकल बहुत एक सेंसिटिव चीज हो गई है, नहीं, एंड पॉलिटिकल नो, पार्टीज, पहले भी था। नहीं, पहले नैरेटिव सोशल सेट हो मीडिया जाता है नहीं बिकॉज थी। ऑफ सोशल मीडिया। कुशल, पहले झूठ बोलने सोशल का मीडिया नहीं नैरेटिव थी। सेट हो जाता है ना।
पहले सोशल मीडिया नहीं थी, लोगों को लगता है कि पहला कोई एक इमेजिनरी टाइम था जहाँ पे सब कुछ अच्छा था। भाई पहली बात तो किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं था। आज तो सोशल मीडिया में जो भी आता है आपको पेल के चले जाता है। कम से कम आप एनोनिमिटी में तो पेल ही सकते हो। प्रॉब्लम तब होती है जो अपना थोबड़ा दिखा के बोल देते हैं, हाँ उनको प्रॉब्लम होती है। एनोनिमिटी रखो, किधर भी जाओ किसी को भी पेलो। जितना क्रिटिसिज्म रिलीजन को और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आज हो रहा है, ये कभी होता ही नहीं था। ये एक है ना, एक बहुत बड़ी इल्यूजन बेची जा रही है कि वो है ना समय बड़ा अच्छा होता था जी। अब एक घंटे का समय होता था, पॉलिटिशियन डिसाइड करता था क्या जर्नलिस्ट कब बोलेगा, उनकी सेटिंग होती थी। हाँ तू ये इधर चार जोक क्रैक कर लियो मेरे बारे में, बाकी अगर बोलेगा तो तेरे घर फोड़ दूंगा आके मैं। और ये हमेशा से रहा है। इंडिया में फ्री स्पीच का पतन होने का सवाल ही नहीं है, इंडिया में फ्री स्पीच कभी थी ही नहीं। पतन उस चीज का होता है ना जो होती है। नेहरू ने फर्स्ट अमेंडमेंट डाल के तभी फ्री स्पीच खत्म कर दी थी। या कभी थी का? वो 10-15 दिन जो थे जब वो फर्स्ट अमेंडमेंट नहीं आई, जब डिबेट्स हो रहे थे उसके ऊपर, बस वो उतना है, खत्म। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे इंडियंस की राइट्स कॉन्शियसनेस ही नहीं है। और भारत एक यूनिक देश है जहाँ पे ग्रुप राइट्स को इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर माना जाता है। एक्चुअली में इंडिविजुअल राइट्स को ग्रुप राइट्स के ऊपर रखना चाहिए और एक्सेप्शंस कार्व आउट करनी चाहिए ग्रुप्स के लिए। बट ये उल्टा देश है, यहाँ पे ग्रुप्स मॉब्स इनकी राइट्स होते हैं और इंडिविजुअल्स के लिए एक्सेप्शंस है ही नहीं। इंडिविजुअल पिसा रहता है, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और फिर लोग बोलते हैं कि यार भारत में कोई इनोवेशन नहीं होती, कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती। अबे सालो, तुम किसी को सोचने को ही नहीं देते हो। क्योंकि आदमी गलती कब करेगा? जब वो सोचेगा। वो सोचेगा तो बोलेगा, बोलेगा तो वो फंसेगा। यहां पे तो फंसा और फटके मारना शुरू, तो कोई सोचता ही नहीं है। क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो बोल नहीं सकता तो वो सोचता नहीं है। और उसके सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स हर जगह होते हैं। और ये वो सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स होते हैं जो आपके हर एटीट्यूड में आते हैं। लोग क्या बोल देंगे? हम चांद पे पहुंच गए। अबे यार, तुम लोगों की अचीवमेंट्स तुम अपनी उंगलियों पे गिन सकते हो। अमेरिकन्स की अचीवमेंट्स उनके रोज के पाद और डकार से ज्यादा होती हैं। क्योंकि उधर सोचने का अधिकार है, यहां पे कोई सोच नहीं पाता है। फटती है सोचने से लोगों की। ये प्रॉब्लम है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में यस, आपको लोग कुणाल कामरा जैसे घटिया बातें करने वाले मिलेंगे, वो चलेगा। मगर फिर मालूम है आपको फ्री स्पीच के बारे में कैसे सोचना चाहिए? आप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक वेंचर कैपिटलिस्ट हो, ठीक है। आपने 100 स्टार्टअप में पैसा डाला। आपको मालूम है 99 फेल होने वाले, मगर फिर वो एक आएगा और वो एक आपको जिताएगा। फ्री स्पीच ये होती है, उस फ्रीडम है ना, उससे 99 टाइम्स आप शायद इरिटेट होगे, मगर फिर वो एक अमेजिंग इनोवेशन आएगी और वो समाज को बदल देगी। इसीलिए फ्रीडम जरूरी है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे देश में? हम लोग बैंड बजा रहे हैं हमारे देश की। नहीं, पर अब जैसे कुछ लोग ये जो मौलवीज वगैरह आते हैं और टीवी पे इतने सनातन धर्म का दे ह्यूमिलेट, दे डिग्रेड, दे डिमीन इट। सो मतलब हम लोग को ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब मैं समझा नहीं, एज इन? ये मौलवीज, मौलानाज और ये कई नेता आते हैं और टीवी पर आकर, मीडिया हाउसेस में टीवी पे आके हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। दे डिमीन इट, दे डिग्रेड इट, दे ह्यूमिलेट हिंदूज, ये करके। नॉट जस्ट सनातन धर्म, मेरे हिसाब से इस्लाम, सनातन धर्म, क्रिश्चियनिटी, कोई भी रिलीजन, मार्क्सिज्म, मेरे जैसे डिसबिलीवर्स के थॉट्स, किसी भी थॉट को डेनिग्रेट करना अलाउड होना चाहिए, अदर देन द नहीं थ्री नहीं, बट एक्सेप्शंस इट आई इट इज टोल्ड यू। सिलेक्टिव इन इंडिया ना, यू कांट से एनीथिंग। इट्स सिलेक्टिव ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू अभी कांट से तो नहीं एनीथिंग है अबाउट यार इस्लाम। पायल, अभी अभी इस्लाम मैं के आपको बारे एक में कौन ऑनेस्ट, कह सकता है कुछ? यार जितना इस्लाम आज की डेट में इंटरनेट पे पेला जाता है ना, ये पता नहीं, ये मैं जानता हूँ ये। पर आई अपनी इनफैक्ट इन माई फोटोज बुक छुपा आई एम के गोइंग टू बोलते हैं। कॉल, नहीं नहीं, कोई नहीं, आई कॉल दिस, आप लोग कुछ मत करो, गूगल ट्रेंड्स जाके स्टडी करो और उसमें इस्लाम के क्रिटिसिज्म के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस एंड कैटेगरीज को स्टडी करना, गूगल ट्रेंड्स। ओके। हर साल बढ़ रहे हैं हर साल इंक्रीज हो रहे हैं। आप बोलते हो प्रॉफिट मोहम्मद की फोटोज नहीं दिखाई जा सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप जस्ट गूगल सर्च करो, हर रोज हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। और जिसको करना है वो कर रहा है। और मुस्लिम्स कर रहे हैं।
हाँ, एक्स फॉरगेट नॉन मुस्लिम। मुस्लिम्स, मुस्लिम्स कर रहे हैं। तो ये बढ़ते जाने वाला है। एंड आई कॉल दिस, मेरी किताब में मैं इसका एक सेक्शन लिखने वाला हूँ। आई कॉल दिस द सरतन से जुदा स्ट्रॉमैन। This is a straw man argument that a lot of people in the Hindu right wing is using because they don't want Hinduism to be criticized, and they have found a easy excuse in calling out the straw man argument that Islam doesn't let it happen. Boss, Islam is being criticized way more today than it ever was. Than it ever was in its entire history. And it will go on increasing. You have to realize that yes, there are certainly more violent elements in that community, but doesn't mean the graph of people being killed for criticizing Islam is increasing. The graph is rare, but the ratio of increasing of criticism of Islam is increasing, and it will just get normalized eventually. That's all. So you mean to say कि if somebody abuses, like suppose, what will be your reaction? Somebody abuses your parents, your children, your wife, your sister. मैं तो लेके थप्पड़ मार दूं, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच तो नहीं हुई? मेरी वाइफ को तो कितने लोगों ने कितनी बार, मुझे कितनी बार गालियां दी हैं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉक, मूव ऑन, नहीं, वो सोशल ब्लॉक। ऐसे ना। पर अगर ऐसे कहीं पब्लिक प्लेस में आके वो आपको अब्यूज कर रहा है, ये सब कर रहा है, सो मैं शुड तो मैं। इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगा, अगर मुझे हाथ लगाएगा तो मुंह तोड़ दूंगा। वैसे अगर देन कुछ सेल्फ डिफेंस आता है। कुछ बोलेगा तो मतलब यू थिंक दैट दैट्स हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच? बोलो यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, भौंक लो। मुझे सानू की, मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को तो यार लोग रोज बोलते हैं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरे को तो लोग इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां देते हैं। पर कुछ डिफरेंस होता है, वुमन गेटिंग अब्यूज, यू नो, वर्बल अब्यूजेस वुमन को मिल रहे हैं, मैन गेटिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स Yeah, so I एम्बैरेसिंग। don't. I'm not saying it's ideal. I'm just saying it should not be illegal. See, people confuse immorality with illegality. ओके। I don't want the state involved in this. Immorality and illegality are two different things. I would not do it to somebody. It doesn't mean that somebody who does it should go should go to jail. You see what I'm saying? I just people confuse the two. मैं किताबें नहीं जलाता, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई किताबें जलाता है वो उसको जेल हो जाए। मैं ये कह रहा हूं। मेरा मेरा सिर्फ एक ही मेरा लिमिटेड पॉइंट है कि आप सरकार को इतनी शक्ति ना दो। सरकार को इतना पावरफुल बनाओगे, सरकार आपकी जान ले लेगी। हम्म। सरकार को उंगली दो, वो हाथ पकड़ेगी और बाद में कंधे पे बैठ के पेशाब करना शुरू हो जाएगी आपके। सरकार को इतना नहीं पावरफुल बनाओ। ये पता नहीं क्या, हमारे ये जो सब कॉन्टिनेंट की ये आदत है, गवर्नमेंट से बड़ा प्यार है। वो क्या गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। प्यार है यार, गवर्नमेंट ही तो प्रॉब्लम है। हमारी लाइफ की हर चीज में तो उंगल करती रहती है, और उसको और पावरफुल बना दो और उनको पावरफुल बना दो। ये कभी सोचा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, एमएलए, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, ये सारे लोग, इन लोगों को एब्सोल्यूट इंप्यूनिटी है फ्रॉम डेफमेशन, फ्रॉम स्पीकिंग एनीथिंग। ये जो बोले फ्लोर ऑफ द हाउस पे, भले असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, इनको कोई लायबिलिटी नहीं। और साला हमको हो, ये डिस्पैरिटी क्यों? हमको भी उनके अधिकार दो ना। वो हमारे बारे में जो बोलना है बोले। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मोशन कर दे, वो बुला के हमको बोले पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे समन दे, और हम साला उनको कुछ बोल दे, आके हमको फटके मारो, हमारे ऊपर जेल में डालो। यार क्या कर रहे हो आप लोग, क्यों पावरफुल बना रहे हो पॉलिटिशियन को? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बताइए पब्लिक को क्या करना चाहिए। 295 ए हटाओ, 153 ए हटाओ, सेक्शन 124 सेडिशन एक्ट को लेस ड्रकोनियन बनाओ, आईटी एक्ट को कम ड्रकोनियन बनाओ, एससी एसटी एक्ट में से जो स्पीच क्लॉजेस है वो हटाओ। ये सब चीजें करो। अभी लोग बोलेंगे एससी एसटी एक्ट में से स्पीच क्लॉजेस हटा दिए तो कास्टिज्म बढ़ेगा। भाई, आई वांट टू नो हाउ मेनी कास्टिस्ट आर अराउंड मी। आई वांट टू नो। I hate caste. I want its annihilation. But I don't want people to go to jail for being castists. There, America में you can be a racist and not go to jail, भाई. You can be a racist and not go to jail. पर इंडियन पॉलिटिक्स इज डिफरेंट ना, वो तब से तो ये कांग्रेस ने तो शुरू से ही मतलब खेला ही, अंग्रेजों ने खेला हमारे साथ। ब्रिटिशर्स डिड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड दिस दलित एंड एवरीथिंग। इट वाज नेवर इन आवर बुक्स आल्सो, इवन आवर वेदास और एनीथिंग। ऐसा नहीं था कि डिफरेंस हो रहा है, ये तो क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स है जो अब चला आ रहा है। अब तो कुछ इसके ऊपर तो दलित और SC ST एक्ट के ऊपर तो कोई गवर्नमेंट हाथ नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाथ नहीं लगाएगी।
दिल डिसअपियर फ्रॉम दिस फेस ऑफ अर्थ। वो पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी देखो, पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाए वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। कौन से मेरे मामे चाचे लगते हैं, मुझे मेरी लाइफ अच्छी करनी है। पॉलिटिकल पार्टी को बचाना मैंने ठेका नहीं लेके रखा। हाँ। ये सारे के सारे पॉलिटिशियन एक जैसे हैं, सारे के सारे, व्हेन इट कम्स टू स्पीच। और हाँ। आप लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है, ये हमेशा आपको एक घटिया इशू से दूसरे घटिया इशू पे पिंग पोंग बॉल के जैसे करते रहते हैं। ये यही करते रहेंगे। आपका यार। इशू होना चाहिए इकोनॉमिक्स, आपका हाँ। इशू होना चाहिए पुलिस रिफॉर्म्स, आपका इशू होना चाहिए जुडिशियल रिफॉर्म्स। और जज के वहां से खड्डा खोद खोद के पैसा मिल रहा है, वो इशू है नहीं। कामरा को पेला जा रहा है। भाई का क्या देश है यार, या लाइक क्या देश है ये। अभिजीत ऑल्सो सेज कि ये जो सारी वोकिज्म की प्रॉब्लम है, या ये जो इनको कॉमेडियंस को पकड़ लिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी को जेल डाल दिया, इट्स देर डूइंग इट ऑल टू डाइवर्ट अटेंशन कि हम लोग जॉब्स ना मांगे, हम लोग इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन ना करें, हम लोग टैक्सेस बहुत ज्यादा है उसके बारे में क्वेश्चन ना करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन ना करें, हम कुछ क्वेश्चन ना करें, वो हमको इन चीजों में दे कीप अस एम्ब्रॉयल्ड इन ऑल दिस useless issues. Yeah, you're right. तो वही तो मैं आपको कह रहा हूं, मगर आप लोगों की प्रायोरिटीज, हम्म। मतलब प्रायोरिटीज इस देश में इतनी गलत और लॉपसाइडेड हैं कि लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी वो अभिजीत ने जम्मू को स्लम बोल दिया। ओ एक बंदी वो टैग कर रही है पॉलिटिशियंस को, तूने जम्मू को स्लम बोल दिया। ओ यार तुम लोग क्या हो, पैदा क्यों हो गए हो ऐसे। अरे 70% बॉम्बे स्लम है भाई, 70%। अगर एक्चुअली में कोई मुंबई को स्लम बोलेगा तो वो सच ही बोल रहा है। And 70% ये ऑफिशियल फिगर्स है बॉम्बे के। नहीं, and I'm so amazed at that person's IQ level. अभिजीत आपको अवेयर करा रहा था पूरी कंट्री को, बिकॉज उसको तो सब लोग पढ़ते भी हैं। वो सबको अवेयर करा रहा था कि रोहिंग्यास यहाँ बस चुके हैं, देयर आर प्रॉब्लम यहाँ। एंड दिस होल इशू बिकेम कि हमको स्लम बोला, हमारा तुमने अभी आर्किटेक्चर नहीं देखा, तुमने हमारे मंदिर नहीं देखे, तुमने हमारा ये नहीं देखा। इन्होंने उस पूरे को एक इशू बना दिया। नाउ ऑल these जम्मूइट्स आर बीइंग नास्टी टू अभिजीत, अरे ये इडियोटिक। लोग पागल है, अभी वो मेरे पीछे पड़ गए क्योंकि मैंने अभिजीत को सपोर्ट किया। ये इतने बेवकूफ हैं। मैं एक आदमी हूं जो जम्मू की सेपरेट स्टेटहुड के लिए सबसे ज्यादा लड़ा है, सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। मगर ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लोग पागल हैं, मेंटल लोग हैं। जम्मू में 100 इश्यूज हैं, उसके बारे में कभी टट्टी नहीं सॉल्व करने वाले ये लोग। तूने मेरे को स्लम बोला, तूने मेरे को स्लम बोला। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। हाँ यार। इसीलिए मैं जब भारत को एक थर्ड वर्ल्ड हेल होल बोलता हूं तो लोगों को कोई गलत लगता है। ये थर्ड वर्ल्ड हेल होल तो है, यहां पे बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक हर जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऑल कॉर्नर, वी आर ऑल इडियट्स। आई एम ऑल्सो एन इडियट। ओके, थैंक्स सो मच कुशल। बड़ा तुमने बढ़िया इंटरव्यू दे दिया मुझे। थैंक यू सो मच। आग लगा लड़ेगा, आग वो वाला। हाँ, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा लड़ेगा। अरे क्या है यार, मेरे को ना उस दिन मैं बरखा के शो पे था, किसी ने बोला अरे तुमको डर नहीं लगता। मतलब क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, वर्स्ट के सिनेरियो मार ही डालोगे, उससे ना तो नहीं कुछ कर सकते ना। मेरे को तो अभी डर ही नहीं लगता। मैं सच बोल रहा हूं, अब मैं इतना ऊब चुका हूं ना। ये रोजमर्रा की आउटरेज, फेक आउटरेज जो 24 घंटे, मतलब अभी पंजाबी गालियां निकलेगी बंद ही कर देते हैं। नहीं, दो तीन लगा सकते हो, कुछ नहीं होता। नहीं 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 यार, मतलब कैसे वाहियात लोग हैं यार। कोई प्रायोरिटी है। और तू मेरे शहर नु स्लम कहता, और तो की करा। और मेरा खुद का शहर स्लम है। और इतना बड़ा स्लम है। हाँ। हाँ, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। हाँ। चलो जी, थैंक यू सो मच। चलो, बाय बाय। बाय, थैंक्स सो मच।